अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डाउट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या अलग अलग टाइप के हेयर ट्रांसप्लांट्स अवेलेबल हैं, कैसे बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट्स चूज करें और हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान क्या स्टेप्स होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन एंड हेयर केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे आपके सभी डाउट्स के बारे में हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के में एग्जैक्टली होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट में आपके ही हेयर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जहां हेयर कम है वहां उन एरिया से जहां के हेयर इस थिनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते वहां से हेयर लिए जाते हैं, जैसे कि सर के पीछे से, काफी बार बियर्ड एरिया से या बाकी बॉडी पार्ट से भी हेयर लिए जा सकते हैं अगर हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स करने हो तो पहले हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज की जाती थी वो होती थी एफयूटी। एफयूटी में एक स्ट्रिप ऑफ हेयर लेते थे और उनको एक एक करके अलग अलग करके लगाया जाता था। एफयूटी का मेन डिसएडवांटेज ये था कि उसमें हीलिंग में टाइम ज्यादा लगता था और साथ ही साथ डोनर एरिया में एक स्कार रह जाता था। तो इसलिए आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम एफयूई सर्जरी को प्रेफर किया जाता है। एफयूई सर्जरी में हर हेयर फॉलिकल को एक एक करके निकाला जाता है और हम हाई मैग्निफिकेशन पे हेयर फॉलिकल्स को देखते हैं, जिसमें हम इजीली मल्टी यूनिट्स ग्राफ्ट्स, मोटे मोटे अच्छे ग्राफ्ट्स पिकअप करके निकाल सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि कोई बड़ा एरिया नहीं निकाला जाता, बहुत ही छोटे मिनिएचर साइज के पंचेस लिए जाते हैं, तो सर्जरी के बाद कुछ पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ है। आजकल एफयूई में भी आगे और एडवांसेस हो गई हैं और हम बायोस्टिमुलेटेड एफयूई, बायो एनहांस्ड साइमल्टेनियस ट्रांसप्लांट, जिसे बेस्ट एफयूई भी कहते हैं, या डीएचटी डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट को भी यूज करते हैं। इन सभी का मेन गोल होता है कि हमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को जब हम पीछे से निकालते हैं उनका आउट ऑफ बॉडी टाइम कम से कम रखना है। तो उन्हें हम निकालते ही या तो डायरेक्टली ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं या फिर विद इन 1 आवर आगे से निकाल के ट्रांसप्लांटेड एरिया में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। साथ ही साथ हम कुछ बायो एनहांस सोल्यूशन जिसमें एटीपी मिक्स्ड होता है उसको ऑल थ्रू आउट सर्जरी ट्रांसप्लांटेड एरिया में स्प्रे करते रहते हैं, ताकि जो आपके हेयर है वो डिहाइड्रेट ना हो, वहां पे क्रस्ट इकट्ठा ना हो और ग्राफ्ट सर्वाइवल एंड ग्राफ्ट अपटेक बेटर हो। साथ ही जो होल्डिंग सोल्यूशन होता है जिसमें आपके ग्राफ्ट्स को निकाल के रखा जाता है उसमें भी एटीपी ऐड किया जाता है ताकि आपके बालों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिले। एंड आपको घर के लिए भी एक बायो एनहांस सोल्यूशन दिया जाता है जिसमें एटीपी रिच सोल्यूशन मिक्स्ड होता है, जिन्हें आपको ट्रांसप्लांटेड एरिया पे एवरी 2 आवर स्प्रे करना होता है। ये भी आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर के टेकअप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ हम सर्जरी के एंड में ग्रोथ फैक्टर रिच बायो सोल्यूशन को भी कंबाइन करते हैं, जिसे हम ट्रांसप्लांटेड एरिया में इंजेक्ट करते हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर है, एक तो उनकी ग्रोथ बेटर हो, उनकी थिकनेस इंप्रूव हो एंड ओवरऑल सर्जरी का रिजल्ट एंड ग्राफ्ट सर्वाइवल बेटर हो। एंड डोनर एरिया को भी हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो जहां से हमने ग्राफ्ट निकाले हैं उस एरिया को भी हम बायो सोल्यूशन से ड्रेसिंग करते हैं ताकि उसकी हीलिंग अच्छी हो और पता ही ना चले कि ग्राफ्ट लिए गए हैं। ये सारी मॉडिफिकेशन सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आपका ग्राफ्ट सर्वाइवल इंप्रूव हो और जितने हेयर लगाए गए हैं उतने हेयर वहां पे टिके और वहां पर टिककर अच्छे से ग्रो करने लगे एंड आपको एंड में एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो ये तो हो गया अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जो यूज की जाती है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अब हम बात करते हैं उन सभी स्टेप्स के बारे में जो ट्रांसप्लांट के दौरान किए जाते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो आप डॉक्टर से मिलेंगे एंड डॉक्टर आपके हेयर लॉस को असेस करके आपको गाइड करेगा कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है भी कि नहीं एंड क्या इसको बिना ट्रांसप्लांट के मेडिसिन से ठीक किया जाता है। अगर ये डिसाइड किया जाता है कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो ऑन द डे ऑफ कंसल्टेशन हम पहले डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह की हेयर लाइन चाहिए और एक हेयर लाइन डिजाइन करा के दिखाते हैं। आपके डोनर एरिया एंड रिक्वायर्ड हेयर लॉस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ हेयर ग्राफ्ट्स चाहिए और एक हेयर फॉलिकल नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स डिसाइड किए जाते हैं जो सर्जरी वाले दिन ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। फिर आपकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम इंश्योर कर सकें कि सर्जरी टोटली सेफ हो एंड आपको किसी चीज का रिस्क नहीं हो।
उसके बाद ऑन द डे ऑफ सर्जरी जब आते हैं तब भी, एंड बिफोर दैट जब आप कंसल्टेशन के लिए मिलते हैं तब भी आपका बीपी पल्स रिकॉर्ड किया जाता है। ऑन द डे ऑफ सर्जरी एक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि जो मेडिसिन एनेस्थीसिया के लिए यूज की जाएंगी हेयर ट्रांसप्लांट में आप उनसे एलर्जिक तो नहीं है। देन ऑन द डे ऑफ सर्जरी एक प्रॉपर हेयरलाइन डिजाइन की जाती है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी फेस की शेप के हिसाब से आपको कितना हेयर लॉस है, डोनर एरिया कितना है और हमें कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट करने हैं, उसके हिसाब से हम एक ऐसी हेयरलाइन डिजाइन करते हैं जो आपके हेयर लॉस के एरिया को अच्छे से कवर करे और एक नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन दे, इस तरह से कि सर्जरी के बाद कोई बता ही ना पाए कि हेयर ट्रांसप्लांट किया भी है, एंड नेचुरली लगे कि आपके हेयर इतने ही थे, डेंस थे और कभी हेयर लॉस हुआ ही नहीं था। ये सब डिसाइड होने के बाद आपके जो रिसिपिएंट एरिया है, डोनर एरिया यानी जहां हमें बाल लगाने हैं और जहां से बाल लेने हैं उसको ट्रिम किया जाता है। काफी बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बालों को ट्रिम नहीं करवाना चाहते, स्पेशली वो लोग जिन्हें ऑफिस जाना होता है और बिल्कुल छुट्टी लेना अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स अपना हेड शेप नहीं करवाना चाहती, तो उन केसेस में हम बिना हेयर ट्रिम करे भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं। इसके बाद हेयर ट्रिमिंग के बाद पेशेंट को ओटी में लेके जाते हैं एंड ट्रांसप्लांट वाले एरिया को, डोनर एरिया को अच्छे से क्लीन किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्लिट मेकिंग। स्लिट मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि आपकी फाइनल हेयर लाइन कैसी होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी और बालों की डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या होगी और आपका रिजल्ट कितना नेचुरल लगेगा। स्लिट मेकिंग में एक स्पेशल ब्लेड से एक एक हेयर के लिए स्पेस बनाई जाती है। अगर 3000 ग्राफ लगने हैं या 4000, 5000 ग्राफ लगने हैं तो अकॉर्डिंगली उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा होगा, डेंसिटी कैसी होगी, वो डिसाइड करते करते जो डॉक्टर है वो स्लिट्स बनाता है। नाउ ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है एंड मेक श्योर कि ये स्टेप आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ही करें। डोंट गेट फूल्ड, बहुत लोग सस्ते में ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं बट कोई भी ओटी टेक्नीशियन आके जिसको नॉलेज ही नहीं है कि हेयर का डिजाइन कैसा होना होता है, वो ये वाला स्टेप करके बाल को टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी लगा देते हैं, ये पूरा रिजल्ट स्पॉइल कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से ही करवाया जाए। जब एक बार अच्छे से स्लिट बन जाते हैं तो उसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन। ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन में डोनर एरिया से एक एक करके हेयर फॉलिकल से ग्राफ्ट निकाले जाते हैं एंड डायरेक्टली या तो ट्रांसप्लांटेड एरिया में उन्हें ट्रांसप्लांट कर देते हैं या फिर होल्डिंग सोल्यूशन में रखकर विद इन 1 आवर उसको ट्रांसप्लांटेड एरिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है। दिस स्टेप इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो भी ये स्टेप कर रहा है उसको इंश्योर करना है कि एट द एंड आपका डोनर एरिया अच्छे से हील हो, नेचुरली हील हो और पता भी ना चले कि ग्राफ्ट्स लिए गए हैं। इसमें इंश्योर करना होता है कि ड्यूरिंग द सर्जरी एवरी 2 आवर्ली एटलीस्ट जो आपका ग्राफ्टेड एरिया है वहां पर सलाइन सोल्यूशन, अगर हम बायो एनहांस मेथड से कर रहे हैं तो बायो एनहांस एटीपी रिच सोल्यूशन स्प्रे होता रहे ताकि आपके ग्राफ्ट्स हाइड्रेटेड रहें, क्रस्ट ना जमे और ग्राफ्ट सर्वाइवल अच्छा हो। सो इसमें इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी के बीच में आप बीच बीच में लिक्विड्स लेते रहें, पानी या जूस पीते रहें एंड ब्रेक लेके लंच जरूर करें क्योंकि आपका हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो ग्राफ्ट सर्वाइवल बेटर होगा। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट चीज जो सर्जरी के दौरान इम्पॉर्टेंट है कि आपकी आईलिड पे स्वेलिंग ना हो, उसके लिए हम फर्स्ट टाइम एनेस्थीसिया देने से पहले, एनेस्थीसिया इसलिए दिया जाता है ताकि आपको सर्जरी के दौरान पेन ना हो, तो एनेस्थीसिया देने से पहले ही हम एक पट्टी टाइप लगा देते हैं यहाँ पर ताकि स्वेलिंग नीचे ट्रिकल ना हो और आपकी आईलिड्स पे स्वेलिंग ना आए। इसमें तो आपको पता चलिए कि सर्जरी किस तरह से और ड्रेसिंग कैसी हुई। इसके बाद आफ्टर केयर भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि घर जाके आपको पहले 3 दिन कैसे अपने बालों का ध्यान रखना है और उसके बाद अगले 2 हफ्ते क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ग्राफ्ट सर्वाइवल इंपॉर्टेंट हो। सर्जरी के बाद आफ्टर केयर किस तरह से फॉलो करना है उसके लिए आप हमारा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के आफ्टर केयर वाला वीडियो देख सकते हैं। एट द एंड आई लाइक टू से कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना चाहते हैं तो प्लीज डरे नहीं, गो फॉर इट, इट इज वेरी गुड। और अगर ये सर्जरी ठीक तरीके से की जाए तो ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है बिकॉज जो इसके रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वो ट्रेंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से जो क्वालिफाइड है इसे करने के लिए या फिर किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाएं
और रैंडमली किसी पार्लर, सैलून या टेक्नीशियन से जाके नहीं कराएं, बिकॉज ये सर्जरी आपको एक बार कराने की जरूरत पड़ेगी और ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगी और इसके रिजल्ट्स लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेंगे। इसलिए ट्रांसप्लांट की सर्जरी से डरे नहीं, इट इज वेरी सेफ। बस किसी समझदार इंसान से, समझदार डॉक्टर जो एक्सपीरियंस जैसे करने में, उसी से करवाएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से रिलेटेड सारे स्टेप्स के डाउट्स क्लियर हुए हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।